हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज जो एएमआरएस के टीयर 2 के एग्ज़ाम हुए हैं, इनका डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखने के बाद केवीएस पीआरटी के बच्चों में हड़कंप मच गया है कि अब हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैसे आएगा। या तो जो अब तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है, उसमें कुछ भी राम कहानी लिख दो सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो नंबर तो मिल जाएंगे। तो अगर वही आता है आपके पेपर में, तो उसमें नंबर गैदर करना आसान हो जाता है। लेकिन आज जो हम पेपर में देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, कि वो एक ही क्वेश्चन के 4-4, 5-5 सब पार्ट बना दे रहा है और हर सब पार्ट एक नंबर का है। उसमें डायरेक्ट वो एक नंबर का 2 नंबर के फैक्ट्स पूछ रहा है, ठीक है, किसी में डेफिनेशन पूछ ली, किसी में डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया। तो अब आपको राम कहानी लिखने से तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब तो जो अब तक हमने 5 मॉक किए हैं, उससे आपकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट के जो 4 नंबर के क्वेश्चन है अगर आ गए, जिसमें नंबर लेना आसान होगा, उनकी प्रैक्टिस आपकी उससे हो जाएगी। लेकिन अब अगले 5 दिन आपको क्या करना है वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। पहले हम आज के अपने 4 पेपर देखेंगे। एक तो हम देखेंगे टीजीटी एसएसटी, एक टीजीटी साइंस, एक इंग्लिश और एक हिंदी, ताकि जो हमारे केवीएस पीआरटी के लिए भी हेल्पफुल होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है सीबीएसई। तो पहले हम उनको देख के समझेंगे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद अब अगले 4-5 दिन हमें क्या करना चाहिए वो भी इसी वीडियो में बता देंगे, ताकि ये आपकी लास्ट 5 डेज स्ट्रेटेजी मान लो कि क्या हो सकती है डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये अपना इंग्लिश का पेपर है। अब तक हम सोच के चल रहे थे कि जो पैसेज होगा वो ऑब्जेक्टिव में कॉम्प्रिहेंशन है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आएगा, लेकिन इन्होंने उसको सब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक है, पैसेज डाला, उसके 4 क्वेश्चन पूछ लें जो कि सीधा सीधा आंसर बताना है, एमसीक्यू नहीं पूछे हैं। ठीक है, और उसमें भी एक क्वेश्चन आपका वोकैब का आ गया कि रिक्लेम का सिनोनिम बताओ। ठीक है, अब इसमें आपको पैसेज पढ़ के समझना पड़ेगा, फिर उसका आंसर दिखना है। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही पैसेज दिया है, इन्होंने 3 पैसेज दे दिए हैं और तीनों के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सेम है। एक वो क्या पूछी है, ठीक है, तीनों में। और इसमें क्या करा है इन्होंने, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, एमसीक्यू नहीं है। तो हो सकता है आपका पैसेज जो है वो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में साफ साफ लिखा है 3 to 4 पैसेज, तो 3 से 4 पैसेज आएंगे। हो सकता है कि एक पैसेज आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए, 2 पैसेज सब्जेक्टिव में आ जाए, या हो सकता है तीनों सब्जेक्टिव में आ जाए। ठीक है, तो आपको ग्रामर वाला पार्ट और सब्जेक्टिव वाला पार्ट दोनों को फैक्ट बेस पे लेके चलना है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग बना के फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको सीधा आंसर लिखना है, आपको आंसर ढूंढना नहीं है कि 4 सामने 4 ऑप्शन होंगे तो उनमें से एक आंसर ढूंढ लो। वो नहीं करना, आपको आंसर याद होना चाहिए कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द ट्रिप इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो देखो क्वेश्चन में ही मेंशन कर देंगे कि कितने वर्ड्स लिखने हैं। एक लाइन में अप्रोक्स 6 से 7 वर्ड लिखता है इंसान। अगर लाइनिंग वाला पेज है तो एक लाइन में 5 से 6 वर्ड या 6 से 7 वर्ड लिखते हैं। तो अब 6 वर्ड समझ के चलो। तो अगर इन्होंने बोला है 100 वर्ड्स, तो लगभग 15 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो रिपोर्ट होगी। इसके बाद इन्होंने एक लेटर बोला है कि राइट ए लेटर टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ योर स्टेट अबाउट द इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन योर सिटी, यू आर मालती अ कंसर्न सिटीजन। ठीक है, तो एक लेटर होगा ऑनरेबल मिनिस्टर को, कंप्लेंट लेटर। एक हो गया आपकी रिपोर्ट। इसके बाद देखो इन्होंने क्या करा, ये 4-5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद इन्होंने इनको फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर वाले दिन स्टार्ट कर दिए। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया, बोलो कि इसका कौन सा टेंस है। तो इंग्लिश में तो इन्होंने ये किया है। ठीक है, इसके बाद जो इंग्लिश का ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है जिसमें एमसीक्यू आने थे, तो एमसीक्यू वाले में भी देखो वो क्या पूछी हुई है। ठीक है, इसमें इन्होंने जो हमारा लेटर थे, तो जैसे कंटेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब एप्लीकेशन था, उससे रिलेटेड इन्होंने एमसीक्यू बना के डाल दिया कि इसका जो कंटेंट पार्ट है वो किस लाइन से स्टार्ट होगा। ऑप्शन ए, आई विश टू अप्लाई फॉर। ऑप्शन बी, आई थिंक आई एम मोस्ट सुटेबल। ऑप्शन सी, आई एम 20 years old। ऑप्शन डी, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन। तो इनमें से कौन से पार्ट से इसका कंटेंट पार्ट स्टार्ट होगा। तो जरूरी नहीं है जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आएगा, वो सब्जेक्टिव में आ सकता है। जो सब्जेक्टिव में पढ़ रहे थे तो आपको उसके फैक्ट्स याद होने चाहिए कि कौन क्या कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया। इसके बाद अगर हम हिंदी का सोशल साइंस एसएसटी का पेपर देख लेते हैं, क्योंकि ईवीएस हमारी सोशल साइंस से वो करेगी, रिजेंबल करेगी। इसमें देखो 4 नंबर का क्वेश्चन देना था, इन्होंने एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बना दिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टिलेज, डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो जीरो टिलेज भी देखो एक फार्मिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, एग्रीकल्चर का होता है, जिसमें हमें खेत जोतना नहीं होता है। ठीक है, शून्य जुताई वाले की अवधारणा का वर्णन करना है। दूसरा 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इंडिया की बतानी है। तो दोनों इसके 2-2 पार्ट के हो गए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा देखो, मेंशन 2 वेज इन विच ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रमोट नेशनल डेवलपमेंट। दूसरा, एक्सप्लेन टू इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ शिफ्टिंग फ्रेट फ्रॉम रोड टू रेल वाया द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोनों ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही देखो ये रहा,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी, मेंशन 2 ways in which centralized planning has made an impact on independent India's population growth and regional distribution। तो इन्होंने 4 नंबर के क्वेश्चन को दो अलग अलग पार्ट में दो दो नंबर के क्वेश्चन बना दिए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं आने वाला है। अगर वो आता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर ऐसे आता है तो आपको सीधा फैक्ट पता होना चाहिए, सीधा आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये रहा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया, पहले आपको देने दो रीजन, वाई द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सर्व्ड कॉलोनियल इंटरेस्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ हाउ रेलवे इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर, वाई वर रेलवेज नॉट प्राइमरीली मेंट फॉर इंडियन डेवलपमेंट। ठीक है, तो तीनों के अलग अलग पार्ट है, हर पार्ट के अलग क्वेश्चन है, मतलब हर पार्ट के अलग नंबर है जो आपको लिखने पड़ेंगे। ये हो गया एसएसटी का। इसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस में देखो अभी टीजीटी साइंस का तो एक क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल इन्होंने 4 नंबर का दे दिया है, तो हो सकता है कि जो मैथ का क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का डायरेक्ट आ सकता है। इसके अलावा टीजीटी मैथ का पेपर देखा है तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी 3 से 4 सब पार्ट बना रखे हैं क्वेश्चनों के, तो वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये साइंस का हो गया। ये हो गया हिंदी का पेपर। देखो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सामने लिखा है कितना बड़ा आंसर लिखना है, अधिकतम एक एक लाइन, अधिकतम एक एक पंक्ति, तो क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम एक लाइन में लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि हम आधा पेज भर रहे हैं सर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड लिखने हैं, कितनी लाइनें भरनी है। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि अधिकतम एक पंक्ति, जैसे संज्ञा की परिभाषा, नाउन की डेफिनेशन पूछ ली, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपया की, तो इसमें बहुत क्या है, रेखांकित शब्द क्या है, लंबा आदमी इस घर का मालिक है, तो लंबा क्या है, सब बालकों ने उसका ध्यान रखा, सब क्या है। ठीक है, ये शब्द क्या है, तो वो बताना पड़ेगा, सीधा सीधा आंसर देना है। अब देखो निम्नलिखित दो दो अनेकार्थी शब्द, तो वो क्या पूछिए डायरेक्ट, अंबर, अभिजात, तीर और कनक के डायरेक्ट दो दो अनेकार्थी बताने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए, आप भला तो जग भला, ऊँट के मुंह में जीरा, दूध का दूध, पानी का पानी, तोता चना बाजेगा ना। तो चारों लोकोक्तियों का अर्थ हो गया। हो सकता है वो ये बोल दे कि दो लोकोक्ति दे के कि इनका अर्थ बताओ और इनका वाक्य में प्रयोग करो, अर्थ बताओ वाक्य का प्रयोग करो। सेम मुहावरों के साथ हो सकता है। ठीक है, 4 मुहावरों के अर्थ पूछ लिए। निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार, अलंकार तो हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अधिकतम एक पंक्ति। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो ये अपने सिलेबस में, हमें अपने सिलेबस पे रहना है, लेकिन उसके सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी अगले 5 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे हमें लेके चलना है। तो देखो सबसे पहले एक हमें फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फैक्ट्स कौन से, जो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक लिस्ट दिया है टॉपिक की, खासकर ईवीएस की, योगा की और विजुअल आर्ट की। ठीक है, एनसीईआरटी की किस बुक के किस चैप्टर से हैं ये, एनसीईआरटी बुक के किस चैप्टर से हैं। ठीक है, वो सब हमने लिस्ट दे रखी है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो पे भी मिल जाएगा एक। दूसरा, ईवीएस के लिए 3 to 5 की जो एनसीईआरटी बुक है नई, 3 to 5 की एनसीईआरटी बुक न्यू वन। ठीक है, TWAU इसका नाम है, द वर्ल्ड अराउंड अस। इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसका अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से मतलब ऐसे कर लेना कि इसका एक एक फैक्ट आपको याद हो, ये हो जाएगा। इसके बाद अब आपको डेस्क्रिप्टिव पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव अलग से मत पढ़ो, इसमें सिर्फ डेस्क्रिप्टिव में आप एक लेटर का फॉर्मेट सीख लो। ठीक है, फॉर्मेट सीख लो, बार बार लिखने की प्रैक्टिस मत करो। लेटर का फॉर्मेट, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, फॉर्मल इनफॉर्मल। एक नोटिस सीख लो, रिपोर्ट सीख लो। ठीक है, सर्कुलर, नोटिस, सर्कुलर, रिपोर्ट, ये 3 चीज़ और सीख लो। ठीक है, बस इनकी प्रैक्टिस करो, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव अलग से मत पढ़ो। अब हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं बस उसको ध्यान देना है। ठीक है, अगले 5 दिन सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पे ध्यान दो। अभी हम 2 या 3 मॉक लेके आएंगे जिसमें डेस्क्रिप्टिव जो पार्ट होगा, डेस्क्रिप्टिव पार्ट EMRS बेस्ड होगा। ठीक है, EMRS बेस्ड डेस्क्रिप्टिव पार्ट लाएंगे ताकि हमारे दोनों तरीके से तैयारी हो जाए। अगर 4 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं
तो पहले 5 मॉक आपके पास है, उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको EMRS बेस्ड ही चाहिए तो वो अभी अगले 1-2 मॉक जो आएंगे वो इसी बेस पर आ जाएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे बेस्ट तो ये है कि NCERT की बुक उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, उनको पढ़ो, उनसे एक एक फैक्ट उठा के याद करो, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की अलग से प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ लेटर, नोटिस, रिपोर्ट और सर्कुलर पढ़ो। और 3 to 5 NCERT बुक छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, नए वाली 3 to 5 NCERT न्यू बुक करनी ही करनी है, मैंडेटरी मान लो। ठीक है। बाकी हमारी तरफ से जो जो को वो हम टेलीग्राम पे आपको अनाउंस कर देंगे। और मिलते हैं शाम को मॉक टेस्ट 5 के सॉल्यूशन के साथ। तो डिस्क्रिप्टिव का सॉल्यूशन नहीं आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा।